गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। तो आज हम इसी क्रम में शुरू करते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसका पहला अध्याय होता है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भारतीय भूगोल के अंतर्गत प्रथम टॉपिक होता है, प्रथम पार्ट होता है भारत की स्थिति और विस्तार। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें भारत की, मतलब एक पार्ट होता है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो मैंने यहाँ पे दो चीज लिखी है, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर हम भारत की अवस्थिति की, अगर स्थिति की बात करें तो भारत की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है वो दो तरह से है। एक होती है महाद्वीपीय स्थिति, एक होती है महाद्वीपीय स्थिति, और एक स्थिति होती है पृथ्वी पर स्थिति अर्थात ग्लोब पर स्थिति। तो हम बात करते हैं एक महाद्वीप पर स्थिति अर्थात दूसरी होती है ग्लोब पर। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा आकार होता है जिसे हम ग्लोब कहते हैं, है ना। तो हमने दो चीजें देखनी है, महाद्वीप और ग्लोबीय स्थिति या पृथ्वी पर स्थिति भारत की, इसकी भारत की। अगर हम बात करते हैं महाद्वीपीय स्थिति, आप लोगों ने सुना होगा कि भारत एक एशिया का देश है ना, सुना होगा। लेकिन मैं आपको विस्तृत रूप से बता दूं कि जो पृथ्वी है, जो हमारी पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर एक भूखंड था, एक कठोर भूखंड, एक दृढ़ सुदृढ़ भूखंड था, जिसे प्राचीन काल में एक नाम दिया जाता था पैंजिया का भूखंड या पैंजिया का महाद्वीप। जितने भी अलग अलग महाद्वीप हैं ये प्राचीन समय में एक साथ जुड़े हुए थे और इसे एक नाम दिया जाता था पैंजिया का महाद्वीप। होता क्या है, इसमें कुछ भूकंपीय घटना हुई या कुछ ऐसी प्राकृतिक घटना हुई जिस कारण से इसमें विस्फोट हुआ और ये अलग अलग टुकड़ों में बट गया। और ऐसा बटने के बाद ये अलग अलग 7 टुकड़ों में बटता चला गया। होता क्या है कि महाद्वीप ना, तो जैसे हमारी पृथ्वी तो इसमें क्या था, एक भूखंड था और जब वो टूटा, ये मान लेते हैं स्थलखंड था और इसके आसपास ही पानी था, जब ये टूटा तो ये इधर उधर को बहने लगा। कुछ हिस्सा दक्षिण में चला गया, कुछ उत्तर में चला गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिण में पड़ता है, दक्षिणी अफ्रीका होता है। तो इस तरह से महाद्वीप क्या हो गए, बट गया है। इससे पैंजिया भूखंड से अलग हुआ है जितना भी स्थल खंड है। आप जानते हैं कि 29% पर स्थल है और 71% पर जल है पृथ्वी। तो जब ये भूखंड अलग हुआ तो ये अलग अलग भागों में बट गया और जिसे हमने नाम दिया महाद्वीप। और महाद्वीपों को हमने अलग अलग नाम दिए, उन महाद्वीपों का नाम पड़ गया अलग अलग, जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ठीक है। इस तरह से अलग अलग 7 महाद्वीपों में बट गया। तो हमने क्या काम किया, तो महाद्वीपीय स्थिति, तो जो हमारा महाद्वीप मतलब जो हमारा भारत है वो किस महाद्वीप का देश है। पहले प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो हमारा भारत है वो अफ्रीकन प्लेट से, है ना, अफ्रीकन प्लेट से या अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ था, जो टूटा और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होता गया और जो एशिया महाद्वीप में आ गया। तो अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो एशिया महाद्वीप में हमें पहुंचना है। तो हमारा जो भारत है, अभी नहीं समझेंगे कि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप का देश है। इसका एशिया महाद्वीप का देश है। और एशिया महाद्वीप में भी, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में भी जो भारत है वो दक्षिण एशिया का देश है। भारत किसका देश है, भारत दक्षिण एशिया का देश है। दक्षिण एशिया के अंतर्गत 8 देश आते हैं, 8 देश आते हैं।
जिसमें 7 अन्य होते हैं, 7 अन्य होते हैं प्लस एक भारत हो जाता है। तो टोटल देशों की संख्या कितनी होती है? 8। और इन 8 देशों ने अपना एक संगठन बनाया हुआ है जिसको कहते हैं दक्षेस अर्थात सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क। इंग्लिश में से सार्क बोलते हैं और हिंदी में से दक्षेस बोलते हैं, शॉर्ट में दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जो दक्षिण एशिया के 8 देश हैं उन्होंने अपना एक संगठन बनाया हुआ है जिसका नाम है दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इंग्लिश में बोलते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। इसके अंतर्गत 8 देश आते हैं और वो 8 देश कौन कौन से आते हैं हम उन पर चर्चा करते हैं। हम उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है मालदीव, भूटान, श्रीलंका। नंबर 1 मालदीव, नंबर 2 भूटान, नंबर 3 श्रीलंका, नंबर 4 बांग्लादेश, नंबर 5 पाकिस्तान, नंबर 6 अफगानिस्तान, नंबर 7 इंडिया भारत, नंबर 8 रहता है नेपाल। तो दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात 7 के अंतर्गत 8 देश आते हैं, 7 अन्य और एक भारत, जो इस प्रकार है मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, भारत और नेपाल। ठीक है। मालदीव की राजधानी माले, भूटान की राजधानी थिम्पू, श्रीलंका की राजधानी श्री राज्यवर्धनेपुरम, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, भारत की राजधानी नई दिल्ली, नेपाल की राजधानी काठमांडू। अब प्रश्न आता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? जो भी कोई संगठन होता है उसका एक हेडक्वार्टर होता है, एक मुख्यालय होता है। समझ आया? क्या होता है? एक मुख्यालय होता है और ये मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने जाना क्या? हमने जाना भारत की महाद्वीपीय स्थिति क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत किस महाद्वीप का देश है तो आप लोग निश्चित होकर कह सकते हैं एशिया महाद्वीप का या दक्षिणी एशिया महाद्वीप का देश है भारत। अब हम बात करते हैं भारत की ग्लोब पर स्थिति। इस पर भारत की ग्लोब पर स्थिति। अगर हम भारतीय ग्लोब पर स्थिति की बात करें तो ग्लोब या पृथ्वी की आकार एक इस तरह से होता है जो दोनों छोरों से चपटी होती है, चपटी के आकार की। ठीक है, इस तरह से होती है। अगर मैं आप लोगों से कहने लगूं कि आपको मैं पृथ्वी पर छोड़ रहा हूं और आप भारत चले जाओ, क्या आप लोग भारत जा सकते हैं? तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, आप भारत को इस पर नहीं ढूंढ सकते। तो हमने अपनी सुविधा के लिए पृथ्वी पर अर्थात ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाओं को दर्शाया है। तो जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब हमने पृथ्वी को अर्थात ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट लिया। ग्लोब को हमने क्या किया?
दो बराबर भागों में बांट लिया। जो उत्तर वाला वो जो रेखा हमने पृथ्वी और ग्लोब के बीचों बीच से खींची, कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी रेखा नहीं खींची गई है। तो इस काल्पनिक रेखा खींची गई है पृथ्वी के बीचों बीच से। इसके उत्तर हिस्से को कहा गया नॉर्थ तथा उत्तरी, और इसके दक्षिण वाले हिस्से को कहा गया दक्षिणी। तो उत्तरी वाले हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण वाले हिस्से को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, अब हमें पता लगा कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर मैं आज भी अब भी आपको उत्तरी गोलार्ध के अंदर छोड़ देता हूं, क्या आप उत्तरी गोलार्ध भारत को ढूंढ पाओगे? तो आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे उत्तरी गोलार्ध में। तो हमने इससे, लेकिन हमें पता लगा कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। तो हमने अपनी और सुविधा के लिए क्या किया है? हमने पृथ्वी को दो फिर बराबर भागों में बांटा, लेकिन जो ये वाली रेखा खींची गई है, जब हमने दो बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण में बांटा, तो इसे नाम दिया गया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या नाम दिया गया? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। जानते हैं? विषुवत रेखा के नाम से, या इसे ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारे भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन उत्तरी गोलार्ध भी अभी बहुत बड़ा है, भारत को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हमने क्या किया है? पृथ्वी को फिर दो बराबर भागों में बांटा। कैसे? ऐसे। और उसे नाम दिया गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या नाम दिया गया इसे? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखो, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, और ये वाली दिशा क्या होती है? पूर्वी। तो इसे पूर्वी गोलार्ध नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पूर्वी गोलार्ध। और इसके इधर वाले हिस्से को जो पश्चिम में है, इसे नाम दिया गया पश्चिमी गोलार्ध। क्या नाम दिया गया? पश्चिमी गोलार्ध। अब हमें पता लगा है कि भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध का देश हुआ? उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश हुआ। अगर आप लोगों से प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि भारत किस गोलार्ध का देश है, भारत किस गोलार्ध का देश है, प्रश्न आता है ये। अगर उसमें दिया गया है नंबर 1 ऑप्शन क्या? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, बी पश्चिमी गोलार्ध, नंबर 3 दक्षिणी गोलार्ध, नंबर 4 उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो दोस्तों बताओ कि भारत किस गोलार्ध का देश होगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? डी होगा, ना कि ए होगा। जो भी उसकी स्थिति सबसे नजदीक बताएगा वही क्या कहलाएगा? उसकी स्थिति। तो अर्थात हमारा देश किस गोलार्ध का देश हुआ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश हो जाता है भारत। तो हम लोगों ने जाना कि भारत किस गोलार्ध का, अर्थात पृथ्वी पर स्थिति क्या हुई? उसकी स्थिति होगी है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगर यहाँ पर वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध ऑप्शन में नहीं देता तो ऑप्शन इसका आंसर कौन सा सही हो जाता? उत्तरी गोलार्ध हो जाता। क्या हो जाता? उत्तरी गोलार्ध ऑप्शन सही हो जाता। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में ही चल रही है, लेकिन ग्लोब पर स्थिति हमें पता लगा किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, लेकिन उसकी स्थिति अभी हमें बतानी है क्या होती है। देखो
मैं एक भारत का छोटा सा मैप बनाने जा रहा हूं, जिसे आप देखेंगे, जिसे आप अपनी कॉपी पर भी आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से मैं एक छोटा सा भारत का मैप बनाने जा रहा हूं, जिससे कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमने एक अपना एक छोटे से भारत का मैप बनाया, ये इस तरह से। ये हमने एक मैप बनाया अपना छोटा सा भारत का। तो हम भारत की स्थिति को स्पष्ट कर सके, इसलिए तो मैंने ये पृथ्वी अर्थात एक गोलोब का एक आकार बनाया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भारत व पृथ्वी को हमने दो बराबर भागों में बांटा, तो जिसे हमने नाम दिया, अर्थात ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा खींची, जिसे हमने नाम दिया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा नाम दिया था। मैंने बताया था इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और उसके पश्चिम में दक्षिणी गोलार्ध स्थित होता है। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखा के विषय में जानेंगे, इसके विषय में अक्षांश रेखा के विषय में जानेंगे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, अक्षांश रेखा का कार्य होता है किसी भी देश की स्थिति को बताना। क्या होता है? किसी भी देश की स्थिति को बताना। और अक्षांश रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर कितनी होती है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और ये पृथ्वी पर किस अकॉर्डिंग, किसके अनुसार खींची गई है। तो पृथ्वी का केंद्र मानकर एक चाप लगाया गया प्रति डिग्री पर, पूर्व में भी और पश्चिम में भी, और इन चापों को मिलाकर एक रेखा खींच दी गई। वहां से क्या हो जाता है, 1 डिग्री अक्षांश शुरू हो जाता है। ऐसे हर डिग्री पर ऐसे चाप लगाए गए, ऐसे चाप लगाए गए और उन्हें आपस में मिला दिया गया। और ऐसे करते करते ये बिंदु का रूप ले लेती है, जो उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाता है। और आपसे पूछा जाए, जो अक्षांश रेखा होती है एक गोलोब पर इस तरह से, मतलब पूरी की पूरी आती है, तो 90 मतलब 90 हो जाती है उत्तर में, कुल 90 हो जाती है दक्षिण में। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 90 कितना हुआ? 180। लेकिन मित्रों अभी क्या हुआ है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने नहीं जोड़ा है, इसमें +1 और कर देंगे तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 181 हो जाती है। तो अभी हमने बात करा था, जैसे ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जाते हैं, तो वास्तव में वह अक्षांश रेखा जो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी का एक दक्षिणी छोर है, ये वाला छोर मैंने यहाँ पे बना लिया है। वास्तव में वह अक्षांश रेखा जो भारत के दक्षिणी छोर को छूकर निकलती है, वहां से ही भारत का विस्तार शुरू होता है। क्या होता है? विस्तार शुरू होता है। तो हम यहाँ से देखते हैं, तो दक्षिणी सिरे को छूकर जाने वाली एक रेखा खींची गई, जिसे हमने नाम दिया 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। क्या जाता है? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस तरह से। और वास्तव में वह अक्षांश रेखा जो भारत के उत्तरी छोर को छूकर निकलती है, उसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। क्या है? उत्तरी अक्षांश। अभी मैंने बताया था 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो हमें यहाँ पे क्या पता लगा कि 0 डिग्री के उत्तर में है, तो क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, कहां तक जाता है? 8 9 10 11 12 इस तरह से करके चले जाएंगे, ऐसे लाइन खींची चली जाएंगी, तो कहां तक पहुंचता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो वास्तव में 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा भारत के उत्तरी छोर को छूकर निकलती है। तो हमने बात करा अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत का ये याद करने वाली चीज है।
ठीक है, इसे याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा कि भारत की का अक्षांश विस्तार, तो भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहां तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप ये समझ रहे होंगे कि ये 6 मिनट क्या बता दिया है। तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। वही है, क्या है, वही है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों के बहुत अच्छे से। तो ऐसे ही दक्षिण में चले जाते हैं 1 2 3 4 5 6 9 तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। क्या देशांतरीय विस्तार? तो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण को, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही कहा जाता है क्या? पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं कहा जाता है देशांतर रेखा, और इसे नाम दिया गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो वो इस तरह से खींची हुई है पृथ्वी पर, इन्हें अर्ध रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर नहीं आता है, एक सिरे को ही छूता है। ठीक है, तो वास्तव में वह अक्षांश रेखा, वह देशांतर रेखा जो भारत के पश्चिमी छोर को छूकर निकलती है, वहां से ही भारत का देशांतरीय विस्तार शुरू हो जाता है। और प्रश्न पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं का कार्य क्या होता है? वास्तव में देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? समय बताती हैं। क्या करती हैं? देशांतर रेखाएं समय बताती हैं। तो पश्चिमी छोर को छूकर निकलने वाली देशांतर रेखा का कौन सी है? 68 डिग्री 7 मिनट से भारत का देशांतर विस्तार शुरू होता है। और कैसे चलते हैं? 68 69 70 71 72 73 74 इस तरह से। तो वास्तव में वह देशांतर रेखा जो भारत के पूर्वी छोर को छूकर निकलती है, वहां तक भारत का क्या हो जाता है? देशांतरीय विस्तार। तो वह रेखा कौन सी है जो भारत के पूर्वी छोर को छूकर निकलती है? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट जो देशांतर रेखा, कौन सी? पूर्वी देशांतर। याद रखेंगे कहां पर? ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। तो किधर है भारत? उत्तर पूर्वी गोलार्ध का जैसे बताया था। तो कहां से आ जाएगा? पूर्वी देशांतर। आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न आएगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप बता सकते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्या है? पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट तक, 25 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर तक जाता है। यहां तक आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा पर। किस पे? भारत की मानक समय रेखा। अगर हम बात करें पृथ्वी की, पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 24 घंटा, अर्थात 24 घंटे में 1440 मिनट होती है। अगर इसके अनुसार देखा जाए तो 1 डिग्री में पृथ्वी, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। अब भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, आप 97 25 में से 68 घटाएंगे तो लगभग 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री 67 में से तो 97 25 में से घटाएंगे तो लगभग 30 डिग्री आएगा। अर्थात 30 डिग्री घूमने में, 30 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा? 312 अर्थात 120 मिनट लगेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं 2 घंटे लगेंगे। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो भारत के पूर्व में होता है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में पहली किरण पड़ती है सूर्य की। अरुणाचल प्रदेश में एक नदी भी बहती है, लोहित नदी, जो सूर्य के प्रकाश से लाल हो जाती है, जिसे रक्त लोही नदी भी कहा जाता है। तो कहां पड़ता है? सूर्य का प्रकाश पूर्व में। तो जैसे सूरज पश्चिम में जाएगा तो उसे कितना समय लगता है? 2 घंटे का समय लगता है।
समझ आया? तो अर्थात हम प्रश्न ये कहा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश ये कौन सा राज्य है, यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और ये पड़ता है गुजरात। प्रश्न पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से कितना आगे है, तो 2 घंटा आगे हो जाता है। कितना आ जाता है? 2 घंटे। क्या कह सकता है कि गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से कितना पीछे है, तो 2 घंटा पीछे है गुजरात का समय। ये वाली बात आप समझ चुके होंगे। और आपने पढ़ा है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, हमने उसे माना कैसे है, ताकि टाइम जो टाइम इधर हो रहा है पश्चिम में वही टाइम पूर्व में हो, जिससे कोई समस्या ना हो। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत ने टाइम जोन बनाया है, जिसे कहा जाता है मानक समय रेखा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है इलाहाबाद नैनी, जहां से क्या होता है, जो टाइम वहां होता है वही टाइम सभी में होता है, पश्चिम में भी और पूर्व में भी वही टाइम मान्य होता है। तो अगर हम बात करें जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 68.7 से 97.25 के बीच में जो भी बीच का क्षेत्र है उसे ही, लगभग बीच का क्षेत्र जो है उसे ही मान लिया जाता है भारत की मानक समय रेखा। अर्थात ये पूरी हो जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब से पूर्वी देशांतर कहा गया क्योंकि ये पूर्व दिशा में है। कहां पर है? मैंने बताया था कि भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर या पृथ्वी पर वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो क्या आ जाएगा? पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कितने? 5 राज्यों से। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। तो ये वाली 5 राज्य कौन से हैं जो भारतीय मानक समय रेखा से पर स्थित हैं? 4, 5। क्लियर हो क्या होगा? अब हम बात करते हैं किसकी? कर्क रेखा की। किसकी बात करते हैं? कर्क रेखा की। तो इससे आगे अभी हम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से इससे आगे की वीडियो अभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा मैं, इस कारण से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतने रखते हैं।